नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः के रिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है मैंने क्या क्या पढ़ाया, आपने उसको पढ़ा ही होगा। एक बार पुनः हम थोड़ी समरी उसकी देख लेते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे देवनागरी हिंदी लिपि की वर्णमाला। आपने देखा था कि देवनागरी हिंदी लिपि में मूल वर्णों की संख्या 44 है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। कुल हम वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी थी? 52। यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हमने एक एक की बात भी करी थी। स्वर कितने हैं? 11। तो स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मैंने एक बात और कही थी कि ऐ नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते? ए, ऐ, ओ, औ। हमने स्वरों की मात्राओं की चर्चा की थी। स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? स्वरों की मात्राएं होती है 10, क्योंकि अस्वर जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ तक अपनी बात क्लियर थी। हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमें पता चला कि स्वर के उच्चारण स्थल कितने होते हैं। स्थल का मतलब स्थान कितने होते हैं। तो इस बात का भी हमें पता है कि स्वरों के 6 उच्चारण स्थल होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है कंठ। कंठ आप सभी को पता है, सभी के पास कंठ मौजूद है। सभी को पता है कि कंठ यहाँ मौजूद होता है और इससे निकलने वाला स्वर होता है अ और आ। दूसरे नंबर पर हम चले थे तालु। मैंने आपको कल समझाया था तालु कहाँ होता है। ये आपके दंत हैं, जिसे आप दांत कहते हैं। दांत किससे जुड़े हैं? मसूड़ों से। दांत किससे जुड़े हैं? मसूड़ों से। मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जिसको आप रगड़ के देखेंगे तो यहाँ पे खुरदरापन नजर आएगा, जिससे आप बोलते हैं मूर्धा। और इस खुरदरेपन के जस्ट ऊपर जो हिस्सा है, जो चिकनापन है, उसे बोलते हैं तालु। तो देखिए, जब आप तालु से उच्चरित होने वाले स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ हल्का सा स्पर्श, हल्की सी स्पर्श करेगी किसको? तालु को। और कौन कौन से 2 स्वर होंगे? वो होंगे ई और ई। देखिए, आपकी जीभ तालु ऊपर वाला ऐसा चिकना हिस्सा आप रगड़ के देख सकते हैं। अनुभव से ही सारे काम होते हैं। आप इसको रगड़ के देखेंगे तो पता चलेगा ऊपर वाला हिस्सा चिकना, उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा खुरदरापन है। तो ई और ई तालु से। फिर हम चले ओष्ठ से। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। होंठ से उच्चरित होने वाले स्वर कौन कौन से हैं? 2। पहला है उ और दूसरा है ऊ। तीसरा हम चौथे नंबर पे चले मूर्धा। मूर्धा से उच्चरित होने वाले स्वर था री। आप देखो री, तो री में कहाँ जगह है? मूर्धा। मूर्धा भी मैंने जस्ट आपको बताया। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा का मतलब होता है खुरदरा। हमारे दांत के ऊपर जस्ट मसूड़े के ऊपर आप रगड़ के देखेंगे तो खुरदरापन नजर आएगा। आपकी जीभ वहीं टकराएगी। और री तो जीभ आपकी देखिए वहीं टकराएगी। इसके बाद कंठ और तालु, इन दोनों की योग से ध्वनि निकली थी, इसका नाम था कंठ तालव्य ध्वनि, ए और ऐ। इसी प्रकार कंठ और ओष्ठ, इन दोनों के योग से एक ध्वनि बनती है जिसे बोलते हैं कंठोष्ठीय ध्वनि, ओ और औ। यहाँ तक बात कंप्लीट थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। भाई संयुक्त स्वर इन्हें क्यों कहते हैं इसका भी आपको पता है, क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से मिलकर के बने हैं। तो प्रश्न 2 बन सकते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 4 होते हैं। आपसे ही प्रश्न दोबारा पूछा जाए कि संयुक्त अक्षर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले। हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण, भेद या प्रकार। स्वरों का वर्गीकरण, भेद या प्रकार। तो हमने इसका पहला भाग पढ़ा था। पहले भाग का नाम था उच्चारण अवधि। मैंने लिखा भी था आपको, पहला भाग का नाम क्या था? उच्चारण अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। यानी आप जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर में कितना समय लग रहा है। इस बात पे हम चर्चा कर चुके थे। उच्चारण अवधि का एक और नाम था मात्रा काल। ये भी आपको पता होना चाहिए। उच्चारण अवधि का एक और नाम कौन सा था? मात्रा काल। ठीक है। और आपने इसमें जाना था कि वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। कितने थे? 4। आप सभी को पता है। पहला था अ, दूसरा था ई, तीसरा था ओ, फिर क्या था? री। कितने थे भैया? ये 4 थे। इसके अलावा हमने चर्चा करी दीर्घ स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, किसकी तुलना में? ह्रस्व स्वरों की तुलना में, है ना, या मूल स्वरों की तुलना में लगभग
हम काउंट करते लगभग दुगना समय लगता है तो उन्हें आप कहते हैं दीर्घ स्वर। कितने थे भाई? ये थे 7, क्योंकि 7 और 4 कितने होते हैं? 11। बताइए कौन कौन से थे? एक तो था आ, फिर था ई, फिर था ओ, एक था ए, एक था यहाँ पे ए और ओ, लास्ट था ओ। कितने हो गए भाई टोटल? 7 और 4 11। हम स्वरों की चर्चा कर चुके हैं किसके आधार पर? उच्चारण अवधि के आधार पर। साथ ही साथ एक मैंने एक और बात बताई, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब होता है प्लुत, यानी इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत का मतलब मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी तरह समझना इस बात को, वे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है। अब हम 1 गुने की बात नहीं कर रहे, हम 2 गुने की बात नहीं कर रहे, हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? 3 गुने की। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप प्लुत स्वर कहते हैं। एक उदाहरण दिया था बहुत सिंपल सा, और देखिए इस उदाहरण का नाम क्या था? ओम। उच्चारण करना आपने सीख लिया था, ऐसे बोलते ओम। भाई ओ का उच्चारण 3 गुना क्यों करा? क्योंकि ओ के बाद ये क्या है? हिंदी की गिनती का 3। ये क्या है? हिंदी की गिनती का 3। और जिस वर्ण के पीछे भी ये लगा होगा उसका उच्चारण 3 गुना समय लगाकर किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर थी। जस्ट हम आगे चले थे, एक चिन्ह था, इसका नाम था अवग्रह चिन्ह। मैंने आपको बताया था अवग्रह चिन्ह क्या होता है। अवग्रह चिन्ह वो होता है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और कोई ध्वनि एक्स्ट्रा आ जाती है तो एक्स्ट्रा ध्वनि का लोप करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह चला गया तो इस चिन्ह का भी आप कई बार प्रयोग करते। गया अभी आ ध्वनि का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। हमने कल एक उदाहरण पढ़ा था, मन विसर्ग धन अनुकूल, और मैंने इस उदाहरण के माध्यम से मेरी बात समझा दी थी। और आगे जब आप संधि का टॉपिक मुझसे पढ़ेंगे तब भी यही बात आपको, ये रूल्स आपको वापस देखने को मिलेगा। लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी बातें होती है, समझानी पड़ती है। तो शायद मेरी जो कल की क्लास जो मैंने आपको बताया था यहाँ तक मैंने छोड़ दी थी। तो पहला हम पॉइंट पढ़ चुके थे, बताइए कौन सा? पहला हम पॉइंट पढ़ चुके थे उच्चारण अवधि यानी मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके अलावा एक बात इसके अंदर और हम बोल सकते हैं, एक ध्वनि होती है अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी समझना। अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि, आप बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा की कौन सी ध्वनि आगत होगी? वो ध्वनि है ओ, नहीं है वो ओ। देखिए ऑफिस, कॉलेज, कई बार आपने इन शब्दों को लिखा है हिंदी के अंदर तो को पे को नहीं लगाते, कौ लगाते हैं। तो अभी आई कहाँ से? ये ध्वनि है आ। ये ध्वनि कौन सी है भाई? ये ध्वनि है आ, और दूसरा मैं स्वर ले रहा हूं ओ के बीच की ध्वनि है। हालांकि इसका उच्चारण ओ के रूप में होता है, लेकिन ये आ और ओ के क्या है? बीच की ध्वनि है। आ और ओ के क्या है? बीच की ध्वनि है। जैसे एक शब्द हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं डॉक्टर, तो ये डॉ नहीं है, डॉ, डॉक्टर, क्योंकि आ और ओ के बीच की क्या है? ध्वनि है। ये भी बात एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो जनरल सी बात हम चर्चा कर चुके थे कल तक। अब हम आगे चलते हैं स्वरों का भेद वर्गीकरण प्रकार में। पहला प्रकार, पहला उपभेद, उपभेद भी कह सकते हैं, भेद का ही भेद क्या कहलाएगा? उपभेद। तो पहला भेद हम पढ़ चुके थे, उच्चारण अवधि यानी मात्रा काल के आधार पर स्वरों का भेद या वर्गीकरण या प्रकार। दूसरा इसका जो प्रकार है वो प्रकार का नामकरण क्या है? ओष्ठों। देखो कितने नाम, ओष्ठों, होठों या ओठों, मतलब एक ही है तीनों का, तीनों में कोई अंतर नहीं है। आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। ओष्ठों कहो, होठों कहो या ओठों कहो, कि आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बताइए आकृति से तात्पर्य क्या है?
आकृति से तात्पर्य क्या है। आप भिन्न भिन्न प्रकार की क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। तो जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं, देखो पहला भेद अलग है, अब दूसरे भेद का नामकरण अलग है, ठीक है। आप इसको इसमें मिक्सअप मत कर देना। उसका नामकरण क्या था, उच्चारण अवधि के आधार पर, इसका मतलब क्या है, आकृति के आधार पर। कई स्वर होते हैं जिनके उच्चारण जब आप करते हो तो उच्चारण करते समय होंठ जो है वो गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। जब वो गोल हो जाते हैं तो उनका आप नामकरण कर सकते हैं, बताइए क्या, वृत्ताकार, ठीक है। जैसे आप उच्चारण करेंगे तो आपके होंठ कैसे हो जाएंगे भाई, गोल। ये देखिए इस टाइप के होंठ आपके हो जाएंगे। होंठ कैसे हो जाएंगे आपके, या ओंठ बोलो या होंठ बोलो, ठीक है, ये आपके ओंठ हो जाएंगे इस प्रकार सॉरी, ये आपके होंठ यानी ओष्ठ इस प्रकार हो जाएंगे। और जिनमें ये होंठ गोल नहीं हो, वृत्ताकार नहीं बने, उन्हें आप क्या कहेंगे बताइए, अवृत्ताकार। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऐसे स्वर, यहाँ पे वृत्ताकार की परिभाषा हम बोल सकते हैं, ये वृत्ताकार, यहाँ पे मैं लाइन में लिख रहा हूँ वृत्ताकार, वृत्ताकार भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। वृत्ताकार, भाई वृत्ताकार का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ या फिर होंठ गोलाकार आकृति बनाते हैं, ठीक है। बिंदी वाले हटा देते हैं यहां से, ओंठ, ठीक है, ओंठ, ठीक है, क्या है, गोलाकार या होंठ गोलाकार आकृति बनाते हैं तो उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ कैसे आकृति बनाते हैं, गोलाकार आकृति बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये किसके आधार पर है, ये होंठों की आकृति के आधार पर है। किसके आधार पर है, होंठों की आकृति के आधार पर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या लिखा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ, जिसके उच्चारण में क्या है, होंठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं, अर्थात कैसे, फैले हुए रहते हैं, तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इस बात को आप समझ लेना, और बहुत सिंपल तरीके से इस बात को उसने समझा भी दिया है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार आकृति बनाते हैं उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर, और जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं अर्थात फैले हुए रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर। आप बोलो सर प्रैक्टिकल करके बताइए, तो मैं उच्चारण कर रहा हूं, देखिए मेरे होंठों की स्थिति। मैं बोलता हूं यहाँ पे ऊ ओ औ, मेरे आप होंठों की स्थिति देखेंगे तो होंठ कैसे हो रहे हैं भैया, गोल। केवल ये 4 ही वर्ण हैं, 1 2 3 4, ये 4 वर्ण हैं जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार आकृति बनाते हैं। क्लियर। इसके अलावा 4 के अलावा जो बचे वो सारे के सारे कितने, 7 कहलाएंगे, क्योंकि 4 और 7 कितने होते हैं, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। इसके अलावा जो स्वर बचेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बताइए, अवृत्ताकार स्वर। नहीं बन रही, आ फैला हुआ है ओठ, आ ए फैला हुआ है, री ए और आए। क्लियर हो गई बात। आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, आपको बार बार रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप ध्यान लगाते हुए इस बात को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक बार में आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर उच्चारण करते समय आपके होंठ गोल हो जाए तो वृत्ताकार है, और उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं हो तो वो कहलाते हैं अवृत्ताकार। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला भाग उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा उपभेद क्या था बताइए, होंठों की आकृति के आधार पर, तीसरा क्या है, जीवा या फिर जीभ, ठीक है। जीभ बोलो या जीवा बोलो, बात एक ही है। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जो हमारी जीवा है, यानी जो जीभ है, वो जीभ की पोजीशन कैसी रहती है उस पर हमें चर्चा करनी है। देखिए मैं अपनी जीभ बना देता हूँ, ये आपकी क्या है, जीभ, और इस वाली जीभ को हमने 3 भागों में बांट दिया। इससे हम कह सकते हैं अग्रभाग, कौन सा भाग बताइए, अग्रभाग। और ये बीच वाला है तो बीच वाले के लिए हम एक नाम दे सकते हैं, बताइए कौन सा, मध्य भाग। ठीक बात है।
अच्छा, लास्ट वाला जो है उससे क्या बोलेंगे, पीछे का भाग। तो पीछे के लिए एक शब्द और आ सकता है, कौन सा, पश्च भाग। ठीक है, अब देखिए 3 भागों में बांट दी आपकी, क्या है बताइए, जीभ। इससे हमने जीभ नाम दे दिया, जीभ कहो या जीवा कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा है कि जीभ की स्थिति के आधार पर जीभ की पोजीशन कैसी रहेगी, जीभ का कौन सा भाग एक्टिव रहेगा, यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जब उच्चारण करेंगे स्वरों का तो जीभ का कौन सा भाग एक्टिव रहता है। देखिए, अगर अग्र भाग एक्टिव रहेगा तो उससे निकलने वाले स्वर कौन से कहलाएंगे, अग्र स्वर। अगर जीभ का बीच वाला भाग एक्टिव रहेगा तो उससे निकलने वाले स्वर क्या कहलाएंगे, मध्य स्वर। और अगर जीभ का पीछे का भाग एक्टिव रहेगा तो उससे निकलने वाले स्वर कौन से कहलाएंगे, बताइए, पश्च स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे का भाग सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा एक्टिव यही रहेगा ये वाला भाग, तो उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। ठीक बात है, तो आपको याद हो जाना चाहिए अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप देखिए उच्चारण करते हैं हम, यहाँ पे ए तालु की है तो आगे में जीभ है वो किसको छुएगी, तालु को। ए ई रे ए ऐ, पूरी की पूरी जीभ तालु को बहुत अच्छी तरह से स्पर्श कर रही है। जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो उस भाग को उच्चारण करने के लिए क्या बना हुआ है, एक्टिव बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन बीएसटीसी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, पीटीटी का कभी एग्जाम देते हैं तो उसमें कई बार पूछा गया अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, किसके आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पे जीभ की स्थिति देखी, अग्रस्वर कौन कौन से, ए ई री ए और ऐ। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कभी परीक्षा के अंदर तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ए ई रे ए ऐ। देखिए आपकी आगे का जीभ का हिस्सा है वो तालु को क्या कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी बात समझ में आ गई होगी आपको अग्रस्वर कौन कौन से। फिर इस पे चर्चा करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, बीच वाला भाग क्या रहता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर है, कौन सा, अ। कौन सा है, अ। ठीक है, जब कंठ की ध्वनि है तो कंठ का जोर कहाँ पड़ता है, प्रेशर कहाँ पड़ता है, हवा का जीभ के मध्य वाले भाग पर। इस कारण उसको कौन सी श्रेणी में रखा, मध्य स्वर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर जीभ का मध्य वाला भाग सक्रिय था तो उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर। आप उच्चारण करें अ, या जीभ अपनी उंगली जीभ के मध्य वाले भाग पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर इस वाले भाग पर क्या है, ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये एक्टिव है, ये उठ रहा है। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पे बात करें। अब देखो 2 तो याद हो गए, जब 2 याद हो गए तो तीसरे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी विद्या का अर्जन तो करता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। कभी कभी वो ढेर सारा पढ़ लेता है और ढेर सारा पढ़ने से जो मूल बात, जो उसको मेन बात पढ़नी थी, मेन जो बात पढ़नी थी वो गौण हो जाती है। तो उसे गौण नहीं बनाना है, उसे प्रमुख ही बनाए रखना है। यानी कहने का है जैसे कि आपके रबी और खरीफ की फसल की आपको याद करना कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। 3 फसलें होती है, एक जायद फसल होती है। तो हम क्या करते हैं, रबी की फसल को भी रटते हैं, फिर हम खरीफ की फसल को भी रटते हैं, फिर हम जायद की फसल को भी रटते हैं। तो ये गलत है। आप रबी की फसल रट लीजिए, रबी की फसल में जो जो शब्द आ गए वो खरीफ की फसल में होंगे नहीं। हम तीनों को रटना स्टार्ट कर देते हैं, तो पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आपने 2 को देख लिया कि अग्रस्वर है ई री ए ऐ और मध्य स्वर है अ। बाकी जो बचेगा उससे आप किस में डालेंगे, सीधा सीधा पश्च स्वर में रखेंगे या डालेंगे। देखिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है, अपनी परिभाषा से ये बोल रहा है जीभ का पीछे का भाग क्या रहता है, सक्रिय रहता है, तो उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं, तो उन्हें पश्च यानी पीछे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से, देखिए आ, पीछे कंठ की ध्वनि, जोर कहाँ पड़ेगा, जीभ के पीछे वाले भाग पे। ओ हवा का प्रेशर देखिए आप महसूस करेंगे,
जब आप इसका उच्चारण करेंगे शुद्ध तो आप देखेंगे कि हवा का प्रेशर भी कहाँ पड़ रहा है, पीछे की ओर। ऊ पे जीभ के पीछे वाला भाग क्या एकदम से उठेगा या एक्टिव बनेगा, ऊ ओ और औ। तो कितने हो गए 5 स्वर, और 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 5 10 और 1 11, टोटल स्वरों की संख्या कितनी है 11। क्लियर हो गई है। तो सेकंड वाला भाग हमने, सॉरी सेकंड क्या, थर्ड नंबर वाला भाग हमने क्या पढ़ा, जीव या जीवा की स्थिति के आधार पर। सेकंड वाला भाग क्या पढ़ा, होंठों की आकृति के आधार पर। लास्ट वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो उस पर ध्यान लगा देना। फोर्थ नंबर वाला भाग क्या, मुख की स्थिति के आधार पर, यानी मुख की पोजीशन कितनी होती है। मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या भेद या प्रकार, सबका मतलब क्या है एक ही है। और स्वरों का वर्गीकरण, भेद या प्रकार हम चर्चा करते हैं, इसके 4 हैं। सबसे पहले क्या आता है, समवृत्त स्वर। तो समवृत्त का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। समवृत्त का मतलब क्या होता है, समवृत्त का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है बताइए, सिकुड़ना। भाई समवृत्त का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कोई चीज होती है क्या होती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ना। तो इसका विलोम होता है विवृत, अभी आपको पता चल जाएगा, सिकुड़ना। ठीक है, तो समवृत्त का मैंने अर्थ क्या देख लिया, सिकुड़ना। अब ये परिभाषा क्या कहता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर वाला पॉइंट याद कर लेना, वो अलग था, वो जीव की स्थिति के आधार पर था। ये किसके आधार पर, मुख की स्थिति के आधार पर। समवृत्त स्वर क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार, द्वार का मतलब क्या होता है, वीवर, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार यानी वीवर आधे से कम खुलता है तो उन्हें समवृत्त स्वर कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख द्वार है वो क्या खुलेगा, आधे से कम खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं, समवृत्त स्वर कहते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि समवृत्त स्वर कैसे। देखिए मान लीजिए ये आपका मुख है, ये आपका क्या है बताइए, मुख है। ठीक है, मुख गोल बन गया और इस मुख में ये कितने परसेंट हो गया बताइए, 50%। ये भी 50% है, और मैं इसको आधे कर दूं तो ये कितना हो गया बताइए, 20%। ठीक बात है। तो यहाँ पे हम चर्चा क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधे से कम खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं, समवृत्त स्वर। आधे से कम यानी यहाँ पे जो मुख है वो कितने परसेंट खुलेगा आपका, केवल 25% खुलेगा। कितने परसेंट खुलेगा, केवल 25% आपका मुख खुलेगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन स्वर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ई री ऊ। भाई कितने स्वर हैं, 5 स्वर है। आप बोलो सर कैसे याद करें, तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, इसको याद करने का तरीका प्रैक्टिकली हो जाइए कि जब आप मुख में उंगली डालने की कोशिश करेंगे तो मुख में उंगली नहीं जाएगी, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो प्रश्न आ गया कि समवृत्त स्वर कौन से हैं, तो आपको याद ये भी है। और अभी आपको थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट पढ़ा आपने, कौन सा, जीभ की स्थिति के आधार पर, उसमें भी अग्रभाग, उसमें भी स्वर थे, तो कंफ्यूजन आती है उसमें क्या थे और इसमें क्या थे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है वो बताता हूं। आप जब उच्चारण करेंगे तो वे स्वर जब उच्चारण करते समय मुंह में उंगली नहीं जाएगी, यानी मुंह जब 25% खुलेगा तो मुख में उंगली जाएगी ही नहीं। तो मुंह में उंगली जब नहीं जाएगी तो वो स्वर कहलाएंगे समवृत्त स्वर। देखिए ई री ऊ, मुंह में उंगली गई क्या, नहीं गई, यानी याद करने का तरीका आ गया। जब मुंह में उंगली नहीं गई तो ये 5 स्वर के कहलाएंगे समवृत्त स्वर, ई री ऊ, मुंह में उंगली नहीं गई। तो समवृत्त का मतलब समझ में आ गया। आपका मुख कितने परसेंट खुलेगा, केवल
25% खुलेगा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार केवल 25% मतलब आधे से भी कम खुलता है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? समवृत्त स्वर कहते हैं। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। समवृत्त के बाद इसका ख नंबर वाला भाग क्या कहलाता है? अर्ध। अर्ध मतलब आधा। समवृत्त स्वर भैया, अर्ध मतलब आधा, समवृत्त मतलब सिकुड़ा हुआ। अरे कितना सिकुड़ा हुआ भैया? आधा सिकुड़ा हुआ। आधा सिकुड़ा हुआ तो इसका मतलब अब हमारा मुख कितने परसेंट खुलेगा भैया? 50% खुलेगा, 50% खुलेगा। और वो खुलता कैसे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग, हम लगभग अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, लगभग आधा खुलता है तो उन्हें अर्ध समवृत्त स्वर कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई कि आपका मुख कितने परसेंट खुलेगा भैया? 50% खुलेगा। और 50% खुलेगा तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध समवृत्त स्वर कहते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है? तो भाई कैसे? वो दो स्वर हैं ए और ओ। गुण संधि जब आप पढ़ेंगे तो गुण संधि में ए और आता है। याद करने का तरीका यह है कि गुण संधि के जो स्वर हैं वो कहलाते हैं अर्ध समवृत्त स्वर। अब देखिए आपका मुख 50% खुलेगा मतलब मुंह में उंगली क्या होगी? चली जाएगी। ए ओ मुंह में उंगली चली जाएगी। आप 50%। अब आपका मुख कितने परसेंट खुल रहा है? 50%। याद करने का तरीका, गुण संधि के स्वर क्या कहलाते हैं? अर्ध समवृत्त। ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर वाली बात करते हैं, अर्ध विवृत। विवृत का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। विवृत का मतलब होता है भाई फैलना। समवृत्त का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। इसका मतलब समवृत्त का विलोम क्या होगा? समवृत्त का विलोम होगा विवृत। इसका मतलब समवृत्त का विलोम क्या होगा? विवृत। ठीक है। अब आपका मुख कितने परसेंट खुलेगा भाई? अब आपका मुख खुलेगा 75%। कितने प्रतिशत? 75%। देखिए अब आपका मुख 75% खुलेगा तो भाई देखो कैसे? देखिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार यानी विवर आधे से अधिक एवं पूरे से कम खुलता है तो उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात, आधे से अधिक और पूरे से कम। इसका मतलब कितना? 75% यानी 75%। भाई देखिए कौन कौन स्वर हैं? एक तो है अ, ए और औ। अब आपका मुख कितने परसेंट खुल जाएगा भैया? 75%। याद करने का तरीका क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आप तीसरे को याद नहीं करेंगे। चौथे पे आते हैं, क्योंकि 3 को याद कर लिया तो चौथा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब आपका मुख कितने परसेंट खुलेगा? 75%। लास्ट जो बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? विवृत स्वर। विवृत का मैंने अभी भी अर्थ बताया, बताइए कितना? विवृत का मतलब होता है फैला हुआ यानी फैलना। अब आपका मुंह पूरी की पूरी तरह क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसका मतलब जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय आपका मुख कितने प्रतिशत खुलेगा? 100% खुलेगा। कितने प्रतिशत खुलेगा? बोलिए 100% खुलेगा। समवृत्त का विलोम क्या होता है? समवृत्त का विलोम होता है विवृत। अर्ध समवृत्त का विलोम क्या होता है? अर्ध समवृत्त का विलोम होगा अर्ध विवृत। क्लियर है बात यहाँ पे? तो देखिए विवृत स्वर कैसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार का एक और अर्थ होता है विवर, मतलब लगभग पूरा खुल जाता है तो उसे कौन सा कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। भाई कौन स्वर है? मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं। बताइए जैसे। भैया कैसे? जैसे एक स्वर आता है, बताइए कौन सा? आ। कौन स्वर आया? आ। भैया आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? चलो मुंह खोलो, आ करो, तो आप बोलो आ, तो पूरा का पूरा आपका मुख क्या होता है? खुल जाता है। यानी अब आपका मुख कितने प्रतिशत खुल गया? 100% खुल गया। शायद मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो हमने स्वरों का भेद, वर्गीकरण या प्रकार पढ़ा। उसमें पहला प्रकार पढ़ा उच्चारण अवधि, मात्रा काल के आधार पर, इसमें लघु, गुरु, प्लुस्वर, अवग्रह चिन्ह, इन सब बातों को जाना। सेकंड हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है आपका होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति बनाई आपने, वृत्ताकार और अवृत्ताकार।
थर्ड नंबर की पोजीशन थी जीभ की स्थिति के आधार पर। जीभ में हमने 3 भागों में बांटा, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अगर आगे का भाग एक्टिव रहता है तो उसे अग्रस्वर, पीछे का भाग एक्टिव रहता है तो उसे मध्य स्वर पश्च स्वर, और बीच का भाग एक्टिव रहता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। लास्ट जो था वो किसके आधार पर था? मुख की स्थिति के आधार पर, मतलब मुख कितना प्रतिशत खुलेगा। अगर 25% खुलता है तो उसे आप क्या कहते हैं? समृद्ध। 50% खुल रहता है अर्धसमृद्ध। 75% खुलता है तो उसे अर्धविवृद्ध। 100% खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। 3 आप याद कर लोगे तो आ तो ऑटोमेटिक याद ही हो गया। आ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ए उंगली नहीं जाएगी। ए ओ अर्धविवृत कैसे याद करना? गुण संधि का स्वर है। अर्धविवृत को याद भी नहीं करोगे, 3 याद रहेंगे, चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, स्वरों की हम चर्चा कर चुके हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर की मात्राएं कितनी होती है, स्वरों के उच्चारण स्थल कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, उनका भेद, वर्गीकरण, प्रकार भी पढ़ लिया। जब स्वर यहाँ पूरी तरीके से क्या हो चुके? कंप्लीट। लेकिन याद कीजिए, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कल की क्लास में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44, 11 स्वर हैं। उसके बाद एक और वर्ण लिखवाया था, कौन सा? अयोगवाह। इसको भी तो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस में कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ और ये पूछा जाता है अयोगवाह होते हैं तो नामकरण पढ़ा तो क्यों पढ़ा? तो इस पे हमें विशेषकर क्या लगाना है? ध्यान लगाना है कि इसे हम अयोगवाह कहते हैं तो क्यों कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, इस पे हमें चर्चा करनी है। देखो, अयोगवाह का मतलब क्या होता है? पहले यहाँ पे 2 वर्ण दिख रहे हैं आपको, अन और अह। इन 2 वर्णों को अयोगवाह कहा है तो क्यों कहा है, इस पे हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है कि इन 2 वर्णों को आप अयोगवाह कह रहे हो तो क्यों कह रहे, इस पे हम उत्तर दे दिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। देखो, इन 2 वर्णों को हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों के नाम से जाना जाता है। देखो, किसके नाम से जाना जाता है? तो बताइए, अयोगवाह वर्णों के नाम से जाना जाता है। भाई, क्यों जाना जाता है? कारण यह है कि ये दोनों न तो शुद्ध व्यंजन है, ये दोनों लैंग्वेज थोड़ी ठीक कर लेते हैं। ये दोनों न तो शुद्ध व्यंजन है और न ही शुद्ध स्वर है। यानी इसे हम ना तो शुद्ध व्यंजन कहेंगे। शुद्ध व्यंजन क्या होते हैं? जिनके नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ होता है, उन्हें आप क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन। स्वरों के नीचे कभी भी हलंत चिन्ह नहीं लगा होता है, स्वर सदैव शुद्ध ही होते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा कारण ये है कि ये दोनों न तो शुद्ध व्यंजन हैं और न ही शुद्ध स्वर, बल्कि ये दोनों स्वर और व्यंजन, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बल्कि ये दोनों स्वर और व्यंजन के योग से बने हैं। मतलब इसमें स्वर का भी योग है और व्यंजन का भी योग है। इस बात को हम जरा समझ लेते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना हमको कि मैंने कहा कि इन 2 वर्णों को हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों के नाम से जाना जाता है। भैया क्यों? क्योंकि ये स्वर के साथ और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों के योग से मिलकर के क्या है? बने हैं। मतलब इसके अंदर स्वर का भी योग है और इसके अंदर व्यंजन का भी योग है। भैया इसी कारण तो इसकी 3 श्रेणी का नामकरण पड़ा, बोला कौन सा? अयोगवाह। आप बोल सकते सर इस बात को समझाइए, तो इस बात को समझा देता हूं मैं। देखिए, जब आप अक्षर का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? अक्षर का। भाई, अक्षर का तात्पर्य क्या है? आप सभी को पता है, अक्षर यानी स्वरांत। स्वरांत मतलब जिसका भी अंत किससे हो? स्वर से, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर। जिसका भी अंत किससे हो? स्वर से, यानी अक्षर में स्वर होना अनिवार्य है। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब हम अक्षर का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? देखिए, मैं वापस एक अक्षर लिख रहा हूं, कौन सा? का। क्या लिखा मैंने? बताइए, का। मैं लिखता हूं यहाँ पे का। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने का, और का के मैं टुकड़े कर रहा हूं। पहले क्या आएगा बताइए? क हलंत,
फिर क्या आएगा बताइए, आ। सही बात है, 2 वर्ण हैं, अक्षर गिने तो कितने हैं, 1 का। ठीक बात है, लेकिन अगर मैं का की जगह लिखता हूं अन, आप बोलो अन, अन में पहले क्या आ रहा, अ, फिर किसकी ध्वनि आ रही है, न की। तो मैं इस न की ध्वनि को ऐसे नहीं लिख करके, इस न की ध्वनि को ऐसे लिखकर, ऐसे के ऐसे लिख रहा हूं जैसे इसके अंदर बनावट है इसकी, यानी अनुस्वार के रूप में बनावट है, वो के वो लिख दिया। वापस समझना मेरी बात, जब हम अक्षर का निर्माण करते तो पहले क्या आ रहा, का के अंदर क्या है, हलंत, फिर क्या जुड़ गया, आ। आपसे पूछे वर्ण कितने हैं, तो 2, अक्षर कितने हैं, तो बोले 1। ठीक है, तो मैं अक्षर का निर्माण करा, लेकिन जब अन्न का निर्माण करता हूं तो पहले क्या आ रहा, अ, फिर क्या आ रही है, अनुस्वार यानी न की ध्वनि आ रही है। सही बात है। और यहाँ पे मैं लिखता हूं अ ह, तो पहले यहाँ पे क्या आ रहा, अ, फिर किसकी आ रही है, ह की ध्वनि आ रही है। ये विसर्ग किसकी ध्वनि कहलाती है, ह की ध्वनि कहलाती है। यानी जब मैं इसको बोल रहा हूं तो किसकी ध्वनि आ रही है, ह की ध्वनि आ रही है। अब आपके सामने सबसे पहले एक प्रश्न आना चाहिए, सर आप इनको स्वरों के साथ रखिए। किनके साथ रखिए, स्वरों के साथ रखिए। और स्वरों के साथ आप क्यों नहीं रख सकते, इसका कारण कि नहीं, तो मैं यही बात कह रहा हूं भाई, मैं इनको स्वरों के साथ नहीं रख सकता हूं। आप कहेंगे सर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जब मैं स्वरों का उच्चारण करता हूं तो स्वरों का उच्चारण करते समय उनके साथ एक भी व्यंजन ध्वनि नहीं आती है। क्या आती है, क्या आप उच्चारण करके देख लीजिए। मैंने कहा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। क्या एक भी व्यंजन ध्वनि आई, आप कहोगे सर नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं अन, अह इसका उच्चारण करता हूं तो इसके साथ न और ह की क्या आती है, व्यंजन ध्वनि आती है। तो मैं इन्हें स्वरों के साथ नहीं रख सकता हूं। आपने कहा सर कोई बात नहीं, आप इन्हें स्वरों के साथ मत रखिए, आप इन्हें व्यंजन के साथ रख लीजिए। किन के साथ रख लीजिए, व्यंजन के साथ। मैंने कहा मैं इनको व्यंजन के साथ भी नहीं रख सकता हूं। आपने एक बार पुनः कहा सर कारण गिनाओ। भाई व्यंजन के साथ क्यों नहीं रख सकता हूं, बताइए। ये का एक व्यंजन है क्या, नहीं है, बिल्कुल है। यानी व्यंजन ही क्या है, अक्षर है, बिल्कुल है। जब हम व्यंजन का निर्माण करते हैं, समझना इस बात को बहुत अच्छी तरह, जब हम व्यंजन का निर्माण करते हैं तो व्यंजन का निर्माण करते समय सबसे पहले क्या आ रही है, जब हम व्यंजन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले क्या आ रही है, सबसे पहले आ रही है यहाँ पे शुद्ध व्यंजन, फिर क्या आ रही है, स्वर ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन जब इन अयोगवा का निर्माण करते हैं अन और अह का, तो काम उल्टा हो रहा है। पहले यहाँ पे क्या आ रही है, स्वर ध्वनि, और बाद में क्या आ रही है, व्यंजन ध्वनि। न व्यंजन ध्वनि है और ये शुद्ध व्यंजन, इस पे चर्चा करूंगा। इसमें भी देखिए अह में पहले क्या आ रही है, स्वध्वनि, फिर क्या आ रही है, व्यंजन ध्वनि। मतलब यहाँ पर भी काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जब उल्टा हो रहा है तो मैंने व्यंजन के साथ रखूंगा क्या, आपने कहा सर नहीं रख सकते हैं। यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई हम इसे स्वर के साथ भी नहीं रख सकते और ना ही व्यंजन के साथ रख सकते। जब इनके स्वर के साथ नहीं रख सकते, व्यंजन के साथ नहीं रख सकते, तो हमने इसकी तीसरी श्रेणी बनाई और तीसरी श्रेणी का नामकरण क्या कर दिया, अयोग वहा। अ माने नहीं, योग माने मिलना, और वहा मतलब वहन करना, अर्थात जो ना स्वर के साथ मिलकर के अपने अर्थ को वहन करे और ना ही व्यंजन के साथ मिलकर के अपने अर्थ को वहन करे। इस कारण हमने इसकी तीसरी श्रेणी बना दी, उसका नामकरण क्या कर दिया, अयोग वहा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी ना पुरुष है ना महिला है ना, थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम इसको पुरुष भी नहीं मान सकते ना ही महिला मान सकते, यानी स्वर के साथ भी नहीं रख सकते और व्यंजन के साथ भी नहीं रख सकते। तो हमने तीसरी श्रेणी बनाई, उसका नामकरण क्या कर दिया, अयोग वहा। इसी बात को मैंने लिखवा दिया कि जब हम अक्षरों का निर्माण करते हैं तो पहले शुद्ध व्यंजन और उसके बाद स्वर ध्वनि होती है, बिल्कुल होती है। पहले शुद्ध व्यंजन क्या स्वर ध्वनि है, जबकि अयोगवा वर्णों के निर्माण में पहले स्वर ध्वनि,
देखिए पहले स्वर ध्वनि और बाद में क्या आती है, शुद्ध व्यंजन ध्वनि आती है। इससे हमने क्या कहा, शुद्ध व्यंजन। अब आपका दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, सर ये शुद्ध व्यंजन है क्या नहीं है। अभी 2 मिनट आप रुकिए, मैं इस बात का भी समाधान कर दूंगा। पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि मैंने कहा मैंने अयोगवा क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, मैंने इनको कहा मैंने अयोगवा क्यों कहता हूँ, कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ना इनको स्वर के साथ रख सकते ना ही व्यंजन के साथ। तो हमने इसकी तीसरी श्रेणी बनाई, उसका नामकरण क्या कर दिया, अयोगवा। एक बात और पता चली कि यहाँ पे ये बिंदी और ये विसर्ग की दो ध्वनि है, इसे मैंने एक नामकरण किया, बताइए कौन सा, शुद्ध व्यंजन। देखिए इस वाली बात को लिखवा दिया मैंने, अक्षर का निर्माण करते हैं का, तो पहले क्या आता है, शुद्ध व्यंजन, ये हलन बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर इसके आ की ध्वनि आ रही है, जबकि अन और अहम में पहले फिर यहाँ पे क्या आ रही है, अनुस्वार, ये अनुस्वार है, और ये क्या है बताइए, विसर्ग है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने आपको समझाई कि ये लिपि चिन्ह क्या है, शुद्ध व्यंजन है। कौन कौन से लिपि चिन्ह, मैं इसको जरा और डिस्क्राइब करता हूं। एक तो ये अनुस्वार, इसे बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, समझना इस वाली बात को, इसे बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, इसे बोलते हैं विसर्ग। 3 है ये, इन दोनों में हालांकि कोई अंतर नहीं होता है, और फिर भी देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं बाद में समझाऊंगा आपको, अभी तो आप आकृति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसे कहते हैं बिंदी को अनुस्वार, जहाँ पे आधा सा चांद बना हुआ उसे बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, जहाँ पे 2 बिंदी लगी होती है बोलते हैं, उसे बोलते हैं विसर्ग। ये तीनों लिपि चिन्ह क्या है, वास्तव में शुद्ध व्यंजन है। ये लिपि चिन्ह, ये तीनों, इससे ये तीनों लिपि चिन्ह क्या है, शुद्ध व्यंजन है। अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, सर ये शुद्ध व्यंजन कैसे हैं। आपने अभी अभी कहा था कि यदि किसी व्यंजन को शुद्ध करना हो तो उसके नीचे क्या लगा लीजिए, हलंत। हलंत वाले को हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं। इसमें तो इस प्रकार का कुछ नजर नहीं आ रहा है, शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, बताइए इसमें तो इस प्रकार का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखिए आपको अभी भी नजर आने लग जाएगा। कई बातें होती है जो सामने नजर नहीं आती है, लेकिन जब उसकी सच्चाई में जानते हैं तो सारी बातें उजागर हो जाती है। मैंने इस बात को समझाने के लिए कुछ और बातें समझानी पड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ये तो बात अक्षर की थी। मैंने कहा ये तीनों लिपि चिन्ह क्या है, वास्तव में शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। अभी देखिए कैसे, नजर नहीं आ रहे फिर भी नजर आएंगे, उसके लिए मुझे कुछ बातें आपको समझानी है। पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी वर्णमाला लिख देता हूँ, ठीक है। वर्णमाला, चलिए नए रंग से नई वर्णमाला। पहले लिखता हूँ यहाँ पे क, सबके नीचे हलंत है। हलंत क्यों लगाते हैं, प्रत्येक वर्ण को शुद्ध दर्शाने के लिए। क, फिर लिखा मैंने यहाँ पे ख, ग, फिर लिखा है घ, इसे पढ़ते हैं अंग, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं, अंग। मैं साइड में लिख रहा हूं और बिंदी भी साइड में लगी, इसे क्या पढ़ते हैं, अंग, अंग, ठीक है, अंग। ग के नीचे भी हलंत है। फिर क्या आता है, च, छ, ज और झ। फिर क्या आता है, ये, इसे क्या पढ़ते हैं बताइए, या ये पढ़ते हैं कई जगह, ये, ठीक है, या फिर ये, पूरा सही कर लेते हैं। या पढ़ो, या ये, ठीक है। या ये बात एक ही, दोनों का तालु से उच्चारण होता है। च, छ, ज, झ, य, ठीक है। अणमण खाली नहीं होता है, अणमण खाली नहीं होता। उसके पीछे भी क्या रीजन है बताऊंगा 2 मिनट बाद। पहले मैं लिख लेता हूं। फिर आता है ट, फिर आता है ठ, फिर ड, ढ, ण, फिर आता है त, फिर आता है त, थ, द, ध, न, फिर आता है प, फ, ब, भ, म, ठीक है।
ये वर्णमाला के 25 व्यंजन कहलाते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ बीच के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बताइए क का पंचमाक्षर क्या है? अंग। ख का पंचमाक्षर क्या है? अंग। ग का भी पंचमाक्षर क्या है? अंग। और घ का भी पंचमाक्षर क्या है? अंग। यानी क से लेकर घ तक, क ख ग घ, इन सब का पंचमाक्षर क्या है? अंग। क्लियर? इसी प्रकार च छ ज झ, च छ ज झ का पंचमाक्षर क्या है? ये पढ़ो, ये पढ़ो, बात देखिए मैंने आपको पढ़ा। ट ठ ड ढ, इनका पंचमाक्षर क्या है? अण। त थ द ध, इनका पंचमाक्षर क्या है? न। इसी प्रकार प फ ब भ, इनका पंचमाक्षर क्या है? मैं। यानी 1 से लेके 4 तक की जो रोज चल रही, इन सबका पंचमाक्षर क्या? अंग, य, ण, न और मैं। आप बोल सकते सर इस बात को क्यों समझा रहे हैं? अभी देखिए क्यों समझा रहा हूं मैं। एक बात और, अभी मैंने ये पहले भी समझा चुके हैं, इसी बात को मैं दोबारा भी समझा रहा हूं। पहले शब्द लिखता हूं मैं यहां पर आपके लिए, गंगा। आपने देखा कि गंगा इस प्रकार लिखा होता है। ठीक है, मेरा प्रश्न आपसे ये, गंगा में जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार कौन से व्यंजन का उच्चारण कर रहा है? यह अनुस्वार कौन से व्यंजन का उच्चारण कर रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें इसकी थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। भैया क्या गहराई है? मैं बताना चाहूँगा, जो अनुस्वार है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यह अनुस्वार उसके बाद वाले वर्ण का पंचमा अक्षर है। भैया आप देख सकते हैं किसके अनुसार लगा? ग के ऊपर ही लगा है। और ग का बाद वाला वर्ण कौन सा है? ग। और ग का पंचमा अक्षर क्या है बताइए? अंग। यानी अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं गंगा को इस प्रकार लिख सकता हूं। पहली बात, आपने गंगा को इस प्रकार भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना भैया। ठीक है, यहाँ पे बिंदी आ गई है, यहाँ पे बिंदी आ गई है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने गंगा को इस प्रकार भी देखा होगा। ठीक है, और आजकल, पहले ऐसे ही लिखा करते थे भाई, लेकिन आजकल पंचमा अक्षर को अनुस्वार में लिखने की परंपरा चल पड़ी है। इस कारण पंचमा अक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए पंचमा अक्षर है क्या। ये पंचमा अक्षर इसके बाद वाले वर्ण का क्या है? पंचमा अक्षर है। और देखिए एक उदाहरण, कंगन। ठीक है, वापस प्रश्न आपसे, भैया किसके ऊपर अनुस्वार है? क के ऊपर। क का बाद वाला वर्ण कौन सा है? ग। मैंने कहा ये अनुस्वार जो होता है इसके बाद वाले वर्ण का क्या होता है? पंचमा अक्षर होता है। ठीक है, तो ग का पंचमा अक्षर क्या है? अंग। यदि मैं इस अनुस्वार को हटा दूं तो मैं इस अनुस्वार की जगह क्या ले सकता हूं? कंगन। इस प्रकार आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, कंगन। कई जगह आपने देखा होगा, और पहले की पुस्तकों, प्राचीन पुस्तकें, जो पुरानी पुस्तकें हैं, उसमें इस प्रकार का रूप भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और शब्द लिखता हूं, कंचन। ये लीजिए कंचन। वापस प्रश्न आपके सामने आया कि अनुस्वार क्या है, तो मैंने भी आपको बताया ये अनुस्वार उसके बाद वाले वर्ण का पंचमा अक्षर है। बताइए किसके ऊपर अनुस्वार है? क के ऊपर। क के बाद वाला वर्ण कौन सा? च। च का पंचमा अक्षर क्या है? बोले इ। ठीक है, ये मैं इसको हटा दूं तो इसको हटा करके मैं कंचन ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। संजय शब्द आता है, आप लिखते हैं संजय। वापस देखिए किसके ऊपर अनुस्वार है? स के ऊपर। स के बाद वाला वर्ण क्या है? जय। जय का पंचमा अक्षर क्या है? य। आप बताइए संजय, यदि मैं इस अनुस्वार को हटा दूं तो संजय मैं ऐसे भी ले सकता हूं। एक और शब्द देखिए, झंडा।
देखिए किसके ऊपर अनुस्वार है, झ के ऊपर। झ के बाद वाला वर्ण कौन सा, ड। ड का पंचम अक्षर क्या है, ण। यदि इस अनुस्वार को हटा दूं तो इस अनुस्वार की जगह में क्या लिख सकता हूं, ण। ऐसा तो आप लिखते भी हैं, झंडा। और देखिए आप यहाँ पे आ गया संधि। बताइए किसके ऊपर अनुस्वार है, से के ऊपर। ये सारी बातें आपको संधि जब आप पढ़ेंगे तब भी याद होगी, यानी पहले से हम इन बातों को सबको बता रहे हैं। किसके ऊपर अनुस्वार है, से के ऊपर। से के बाद वाला वर्ण है ध, और ध का पंचमाक्षर क्या है, न। यानी इस अनुस्वार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, न भी लिख सकता हूँ, यानी संधि को हम ऐसे भी लिखते हैं। लास्ट एक को लिखिए पंप। बताइए किसके ऊपर अनुस्वार है, प के ऊपर, और प के बाद वाला वर्ण क्या है, पई है। और अनुस्वार हटा दूं तो इस प का पंचम अक्षर क्या है, मैं, यानी पंप में से भी लिख सकता हूँ। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई है? मैंने अपनी बात को समझा, इस बात को समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा ये ब्यौरा आपको दिया है, ठीक है, संवाद किया है आपसे। देखिए मैंने क्या बताया आपको, क से लेकर म तक की बात बताई। पहला वर्ग है क च ट त प, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। मैंने कहा क से लेकर घ तक का पंचम अक्षर क्या है, अंग। च से लेकर झ तक का पंचम अक्षर है य। ट से लेकर ढ तक का पंचम अक्षर है ण। त से लेकर ध तक का पंचम अक्षर है न। और प से लेकर भ तक का पंचम अक्षर है म। इस बात को समझाने के लिए फिर मैंने उदाहरण दिया कि ये जो अनुस्वार लगा होता है, ये अनुस्वार उसके बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर होता है। यदि इस अनुस्वार को हटा दिया जाए तो मैं इस अनुस्वार की जगह क्या लगा सकता हूँ, पंचमाक्षर। लेकिन कौन सा, आपको देखना पड़ेगा अनुस्वार के बाद वाला वर्ण कौन सा है। कई उदाहरण दे दिए, इस वाली बात को समझ में आ गया। यानी स्पष्ट होगी जो बिंदियां हैं, ये बिंदी अनुस्वार न हो करके क्या है, कोई ना कोई पंचमा अक्षर है। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बात समझाई थी कि ये तीनों लिपि चिन्ह क्या है, शुद्ध व्यंजन है। ये बताए थे ना अभी, ये अनुस्वार, ये अर्धचंद्र बिंदु और ये विसर्ग, ये वास्तव में क्या है, शुद्ध व्यंजन। अभी अभी लिखा हुई थे नहीं पिछले स्लाइड के अंदर, शुद्ध व्यंजन। अभी शुद्ध व्यंजन है तो है कैसे, इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वापस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंक, और मैं इसके खंड करता हूँ। आपने अक्षर का निर्माण करना सीखा था, टुकड़े करे थे, मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ। पहले क्या आ रहा, अ। अच्छा, अनुस्वार किसके ऊपर लगा है, अ के ऊपर। अ के बाद वाला वर्ण क्या है, क। क का पंचमाक्षर क्या, अंग। यदि इस अनुस्वार को हटा दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकता हूँ, क में क्या आएगा बताइए, अ। खंड खंड कर दिए। अच्छा, फिर मैं एक शब्द लिखता हूँ 5 यहाँ पे। पहले क्या आएगा, प में स्वर क्या है, आ। कोई दिक्कत नहीं है, प में स्वर क्या है बताइए, आ गया। अब बताइए किसके ऊपर अनुस्वार है, प के ऊपर। प के बाद वाला वर्ण च। च का पंचम अक्षर क्या है, य। मैं इसमें इसको हटा के य लिख दूं, और च में स्वर क्या है बताइए, अ। कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार एक और शब्द लिख देता हूं यहाँ पे, दुख। दुख में पहले क्या आ रहा है, द में क्या आ रहा है, उ। विसर्ग, विसर्ग हमेशा किसको इंडिकेट करता है, ह को, वो भी शुद्ध को। फिर क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ख में स्वर क्या है बताइए, अ। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये अनुस्वार इसको इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? और ये है शुद्ध व्यंजन है या नहीं है, ये बताइए। ये अर्धचंद्र बिंदु इसको यहाँ को इंडिकेट कर रहा नहीं कर रहा है, ये शुद्ध व्यंजन है या नहीं है? ये विसर्ग जो ह को इंडिकेट कर रहा नहीं कर रहा है, और ये है शुद्ध व्यंजन है या नहीं है? तो वास्तव में ये तीनों लिपि चिन्ह, ये देखिए अनुस्वार इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे भी किसको, अंग को। अनुस्वार इंडिकेट कर रहा है य को, ठीक है। इसी प्रकार विसर्ग किसको इंडिकेट कर रहा है बताइए, ह को। तो वास्तव में ये क्या है, शुद्ध व्यंजन। ये क्या है बताइए, शुद्ध व्यंजन। तो इंडिकेट, मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जो मैं बात कहना चाहता हूं कि पिछले स्लाइड में जो हमने लिखा था कि ये तीनों लिपि चिन्ह क्या है, शुद्ध व्यंजन। वास्तव में देखा जाए तो जिस वर्ण के साथ ये जुड़ेंगे तो उस वर्ण को इस शुद्ध व्यंजन के रूप में बताने की कोशिश करेंगे। इसी कारण मैंने क्या लिखा है, इन तीनों लिपि चिन्हों के साथ। किनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इन तीनों लिपि चिन्हों के साथ
अ स्वर का योग कर देने पर ये तीनों अयोगवाह वर्ण बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसके साथ अ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, मैं इसके साथ अ जोड़ दूं तो अन बन जाएगा, मैं इसके साथ अ जोड़ दूं तो अह बन जाएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? मैं इसके साथ अगर इस प्रकार जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बताइए? अह। बिल्कुल बन गया, यही बात समझा रहा हूं। अर्थात इन तीनों लिपि चिन्हों के साथ अ स्वर का योग कर देने पर ये तीनों क्या बन जाते हैं? अयोगवाह बन जाते हैं। अर्थात ये वर्ण मतलब ये तीनों वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों का भार वहन किए हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनमें बिंदी और अक्षर बिंदु में क्या अंतर होता है वो अभी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज तक के लिए अभी इतना ही बहुत है। हम आगे वाले क्लास के अंदर इन अनुस्वार और अर्चन बिंदु में अंतर क्या है, रेखे कितने रूप होते हैं, उसके लेके आएंगे। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।